नमस्कार बच्चों। तो हम पढ़ रहे थे नेताजी का चश्मा, जो कि स्वयं प्रकाश द्वारा लिखी हुई एक कहानी है। कल आपने इस कहानी का सार पढ़ा। कल आपने लेखक के बारे में भी परिचय पढ़ा। आज हम चर्चा करेंगे इस कहानी के प्रश्नोत्तर पर। इस कहानी के जो अभ्यास प्रश्न हैं उनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? आप जानते हैं कि सेनानी नहीं था वो, उसने कैप्टन चश्मे वाला जो है उसने सुभाष चंद्र बोस के साथ किसी प्रकार से काम नहीं किया था। आज़ाद हिंद फौज की सेना में भी वो नहीं था, लेकिन फिर भी लोग उसे कैप्टन कहते थे। तो कैप्टन क्यों कहते थे? चश्मे वाला न तो सेनानी था और न ही नेताजी का साथी था और न आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही था, फिर भी लोग उसे कैप्टन कहकर बुलाते थे। उसे देशभक्तों से बहुत प्रेम था, क्योंकि उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वह नेताजी का अधिक सम्मान करता था, इसलिए वह बिना चश्मे वाली नेताजी की मूर्ति देखकर दुखी होता था। अतः वह उनकी मूर्ति को बार बार चश्मा पहनाकर उनके प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करता था और लोग उसकी देशभक्ति की भावना को देखकर व्यंग्य रूप में उसे कैप्टन कहकर पुकारते थे। मतलब उसकी देशभक्ति की भावना को देखते हुए लोग उस पर व्यंग्य करते थे कि ये कैप्टन है, तो इसलिए लोग उसे कैप्टन कहते थे। सिंपल सी बात है कि उसकी देशभक्ति की भावना को देखकर लोग उसे कैप्टन कहते थे। अब आ जाओ दूसरे प्रश्न पे। हवलदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। हवलदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? उन्होंने पहले ड्राइवर को कहा था कि गाड़ी नहीं रोकनी है, तो वो मायूस क्यों थे, उदास क्यों थे? हवलदार साहब इसलिए उदास थे क्योंकि उनको पता था कि अब कैप्टन तो मर चुका है और मूर्ति पर अब कोई चश्मा बदलने वाला नहीं रहा है। और वो ये सोचकर निराश थे कि जिन लोगों के मन में देश के प्रति प्रेम है, देशभक्ति है, ऐसे लोग धीरे धीरे इस दुनिया से जा रहे हैं, ऐसे लोग देश में कम होते जा रहे हैं। इस बात को सोच कर के वो मायूस थे और वो ये भी सोच रहे थे कि आज मूर्ति पर किसी प्रकार का चश्मा लगा हुआ उनको नहीं दिखेगा, तो यही सोच करके वो मायूस थे। दूसरी बात, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा उम्मीद जगाता है कि आने वाली पीढ़ी में भी देश प्रेम की भावना अभी जीवित है। इस देश के निर्माण में और लोग अपने अपने तरीके से योगदान देते हैं, बड़े ही नहीं बच्चे भी इसमें शामिल हैं। देशभक्त कैप्टन मरकर भी उस कस्बे के बच्चों में जिंदा है, क्योंकि वहां पर कैप्टन के मरने के बाद एक सरकंडे का चश्मा लगा दिया जाता है, जो कि उस शहर के बच्चों के द्वारा लगाया जाता है। तो लेखक को ये उम्मीद जगती है, या हवलदार साहब के मन में ये उम्मीद जगती है कि अभी भी देशभक्ति किसी न किसी रूप में जीवित है। तीसरा ग, दूसरे में ग, हवलदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? जब उन्होंने देखा ना कि मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा हुआ है, तो वो भावुक हो गए थे। क्यों भावुक हो गए थे? क्योंकि प्रतिमा की आंखों पर सरकंडे के चश्मे जैसी इतनी सी बात ने यह सिद्ध कर दिया था कि इस कस्बे में अब एक नहीं अनेक कैप्टन हैं, जो राष्ट्र के प्रति अपने उत्तरदायित्वों से परिचित हैं। बच्चे कैप्टन के रूप में ये अच्छा कार्य कर रहे हैं, देश प्रेम का कार्य कर रहे हैं। तो ये देख करके हवलदार साहब भावुक हो गए कि आज भी इस देश में देश से प्रेम करने वाले लोग मौजूद हैं, या ये कहें कि बच्चा बच्चा इस देश से प्रेम करता है और किसी न किसी रूप में देश के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करता है। यही सोच करके हवलदार साहब भावुक हो उठे। अब आ जाओ तीसरे प्रश्न में। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर, गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है।
इस बात का आशय स्पष्ट करना है, यानी इसका भाव स्पष्ट करना है। हालदार साहब चश्मे वाले की मृत्यु की खबर से भावुक हो गए। वे सोचने लगे कि उन लोगों का क्या होगा जो सच्चे देशभक्तों पर हंसते हैं, क्योंकि हमने कहानी में देखा कि पान वाला जो है वो कैप्टन चश्मे वाले के बारे में कहता है कि वो लंगड़ा क्या सेना में जाएगा। तो एक देशभक्त आदमी की एक प्रकार से वो मजाक उड़ाता है। तभी हालदार साहब सोचते हैं कि लोग जो हैं वो सच्चे देशभक्तों पर हंसते हैं। सच्चे देशभक्त देश के लिए अपनी घर गृहस्थी युवावस्था जिंदगी आदि सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, लेकिन स्वार्थी लोग उनका मजाक उड़ाते हैं और स्वयं देश के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। लालच में आकर वे अपने को भी बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालदार साहब सोचते हैं कि जिस देश में लोग अपनी स्वार्थ सिद्धि तो येन केन प्रकार ऋण यानी किसी भी प्रकार से कर लेते हैं, पर देश पर सर्वस्व बलिदान कर देने वालों का मजाक उड़ाते हैं, उस देश का भविष्य उज्जवल कैसे होगा। ये इन पंक्तियों का भाव है। चौथा प्रश्न, पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। या ये प्रश्न ऐसे भी हो सकता है कि पान वाले का चरित्र चित्रण कीजिए। तो पान वाले को हमने देखा इस पाठ में, पान वाले के रंग रूप का भी लेखक ने वर्णन किया या बताया, और उसके बाद पान वाले की जो सोच है उसके बारे में भी हमें पता चलता है इस कहानी को पढ़ के। तो इसी आधार पर हमें पान वाले का एक रेखा चित्र यानी उसके बारे में बताना है। कैसे बताएंगे? हम कह सकते हैं कि कस्बे के चौराहे पर पान वाले की दुकान है, वहाँ हमेशा भीड़ रहती है, पान वाला हमेशा पान खाता रहता है। आपने देखा कि वो बात करते वक्त भी पान खाता रहता है। उसके मुंह में हमेशा पान ठूसा रहता है। वह काला मोटा है, वह खुश मिजाज है, उसकी तोंद निकली हुई है, और जब वह हंसता है तो उसकी तोंद थिरकती है। उसके दांत पान खाने के कारण लाल काले हैं। कस्बे की सारी जानकारी उसके पास होती है, जिसे वह अपने ग्राहकों को रसीले अंदाज में हास्य तथा व्यंग्य का पुट देकर सुनाता था। कैप्टन को लंगड़ा तथा पागल कहकर मजाक उड़ाने वाला कैप्टन की मृत्यु के पश्चात उसे याद करते हुए भावुक भी हो उठता है। तो ये हुआ पान वाले का चरित्र चित्रण। देखो, जब हम पान वाले का चित्रण करेंगे तो उसमें सिर्फ ये बात नहीं कहेंगे कि वो देशभक्तों की मजाक उड़ाता है, अंतिम जो बात है वो भी कहेंगे कि जब कैप्टन की मृत्यु होती है तो वो उसकी मृत्यु पर भावुक भी हो जाता है। तो ये भी उसके स्वभाव का एक पहलू है। अब आ जाओ पांचवें प्रश्न में। वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। बच्चों, ये जो प्रश्न है ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, ये प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आ चुका है परीक्षा में। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखनी है। हमें अपनी प्रतिक्रिया बतानी है कि ऐसी बात कोई करता है तो हमारी क्या प्रतिक्रिया होती है उस पर। तो आइए करते हैं। हम कहेंगे कि हम पान वाले का कैप्टन को लंगड़ा या पागल कहना अच्छा नहीं समझते, क्योंकि वह सच्चे देशभक्त का मजाक उड़ा रहा था। कैप्टन के देश प्रेम को वह उसका पागलपन समझता था। कैप्टन के प्रति उसके मन में आदर प्रेम जैसी कोई भावना नहीं थी। पान वाले के द्वारा ऐसी टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं थी। इस दृष्टि से पान वाले का व्यवहार अनुचित है। कैप्टन ने चश्मा लगाकर एक तरफ नेताजी की मूर्ति को पूर्णता प्रदान की तो दूसरी तरफ कस्बे की कमी पर पर्दा डाला। ऐसे देशभक्त के हृदयगत भावों की उपेक्षा करके अपने ग्राहकों के सामने पान बेचते हुए बातों के चटपटे मसाले के रूप में कैप्टन के लिए अपशब्द कहना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए इस पांचवें प्रश्न को लेकर के। अब आ जाओ रचना और अभिव्यक्ति में। निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन सी विशेषता की ओर संकेत करते हैं? छठा प्रश्न, क, हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। ये कौन सी विशेषता की ओर संकेत करता है? ये इस विशेषता की ओर संकेत करता है कि हालदार साहब सच्चे देशभक्त हैं और वो नेताजी का आदर सम्मान करते हैं। ख,
ख क्या कहता है, पान वाला उदास हो गया, उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। इससे हमें पान वाले की कौन सी विशेषता का पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि पान वाला कैप्टन के देश प्रेम को पागलपन समझता है, फिर भी वह कैप्टन की मृत्यु से उदास हो जाता है। इससे पान वाले की भावुकता का पता चलता है और उसके मन में भी कैप्टन के प्रति जो प्रेम भाव है उसका भी पता चलता है। ग, कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। इससे क्या पता चलता है कैप्टन के स्वभाव का? कैप्टन सच्चा देशभक्त था तथा स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करने वाला था, ये पता चलता है हमें। अब आ जाओ 7वें में। जब तक हवलदार साहब ने कैप्टन को साक्षात देख नहीं लिया था, तब तक उनके मानस पटल पर उसका कौन सा चित्र रहा होगा, अपनी कल्पना से लिखिए। जब तक हवलदार साहब ने कैप्टन को साक्षात देखा नहीं था, तब तक वे यही सोचते होंगे कि कैप्टन सेना का भूतपूर्व रिटायर्ड कैप्टन होगा अथवा नेताजी की आज़ाद हिंद फौज में कैप्टन रहा होगा, तभी नेताजी के प्रति उसके मन में इतनी श्रद्धा भक्ति है। लेकिन जब वो उसे देख लेते हैं तो उन्हें वास्तविकता का पता चलता है। अब आ जाओ 8वें प्रश्न में। कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहों पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। आपने भी देखा होगा, आपके अपने शहर में भी कोई ना कोई मूर्ति होगी। इस तरह की मूर्ति लगाने का क्या उद्देश्य हो सकता है? इस तरह की मूर्ति लगाने का उद्देश्य यही होता है कि ये मूर्ति के माध्यम से वो उस व्यक्ति के आदर्शों का पाठ लोगों को पढ़ा सकें। मूर्ति को देख करके लोग उससे प्रेरित हो सकें, उनसे प्रेरणा ले सकें या उनके बताए गए रास्ते पर चल सकें। जैसे मान लो महात्मा गांधी जी की मूर्ति है, तो ये प्रेरणा देती है वो मूर्ति कि हमें भी गांधी जी के आदर्शों पे चलना चाहिए, गांधी जी के बताए गए रास्ते पर चलना चाहिए। ख क्या है? आप अपने इलाके के चौराहे पर किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे और क्यों? ये आपके ऊपर है कि आप किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे, लेकिन आप ये जरूर लिखेंगे कि हम ऐसी मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे जिससे देशभक्ति की प्रेरणा मिले, जिसको देख करके लोग प्रेरित हों। और ग में क्या है? उस मूर्ति के प्रति आपके और दूसरे लोगों के क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए? उस मूर्ति के प्रति आपके और दूसरे लोगों के क्या उत्तरदायित्व? मान लो आपने मूर्ति तो लगवा दी, अब आपका उत्तरदायित्व क्या होना चाहिए? उस मूर्ति की उचित देखभाल होनी चाहिए, ये आपका उत्तरदायित्व है। उसकी साफ सफाई का ध्यान रखा जाना चाहिए। जिस व्यक्ति की मूर्ति है उसके जीवन से संबंधित कार्यों व प्रेरणादायक प्रसंगों की जानकारी भी होनी चाहिए। उस मूर्ति से संबंधित जो महत्वपूर्ण दिन है, जैसे उस महापुरुष का जन्मदिन, पुण्यतिथि या उनके किसी और प्रकार के कोई भी उनके जीवन से जुड़ा हुआ प्रसंग, तो उस वक्त उस मूर्ति के साथ हमें कोई कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए। उस मूर्ति को माल्यार्पित करके हमें अपनी श्रद्धा प्रकट करनी चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें उस मूर्ति के प्रति उत्तरदायित्व का बोध करवाती है। अब आ जाओ 9वें प्रश्न में। सीमा पर तैनात फौजी ही देश प्रेम का परिचय नहीं देते। हम सभी अपने दैनिक कार्यों में किसी न किसी रूप में देश प्रेम प्रकट करते हैं, जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना, पर्यावरण संरक्षण आदि। अपने जीवन जगत से जुड़े ऐसे और कार्यों का उल्लेख कीजिए और उन पर अमल भी कीजिए। मतलब आप कौन कौन से ऐसे काम कर सकते हैं जिनसे देशभक्ति का परिचय दे सकते हैं, क्योंकि देशभक्ति सिर्फ सीमा पर जाकर देश के लिए युद्ध करना ही नहीं होता या देश की सीमाओं की रक्षा करना ही नहीं होता। हम सब छोटे छोटे कामों से भी अपनी देशभक्ति दिखा सकते हैं। जैसे सार्वजनिक व सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना। जैसे ये विद्यालय आपकी अपनी संपत्ति है, इसमें किसी प्रकार का इस संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना। कोई दूसरा पहुंचाए तो उसको रोकना। दूसरा, सरकार की किसी प्रकार से सहायता करके, अपने आसपास हो रहे अन्याय का विरोध करके, सरकार या कानून के नियमों को पूरी तरह से मानकर, जैसे आप ट्रैफिक
नियमों का पालन करें, सड़क के सारे नियमों का पालन करें, ये भी अपने आप में एक देशभक्ति है। सर्व शिक्षा अभियान चला करके भी आप कर सकते हैं, दूसरों को शिक्षित करके भी आप देशभक्ति दिखा सकते हैं। आप पेड़ पौधे लगा करके भी अपनी देशभक्ति दिखा सकते हैं। आप किसी गरीब की मदद करके भी अपनी देशभक्ति का परिचय दे सकते हैं। अब आ जाओ 10वें प्रश्न में। निम्नलिखित पंक्तियों में स्थानीय बोली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। आप इन पंक्तियों को मानक हिंदी में लिखिए। पंक्ति क्या है? कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। ये किसने किसको कही थी ये बात? ये बात कही थी पान वाले ने। किसको? हालदार साहब को। किसके बारे में? कैप्टन के बारे में। कि जब कोई ग्राहक आ जाता है कैप्टन के पास और वो मूर्ति पर लगे हुए चश्मे जैसी ही फ्रेम की मांग करता है, तो कैप्टन उसको वो फ्रेम दे देता है और उसके स्थान पर एक दूसरी चश्मे की फ्रेम बिठा देता है, यानी लगा देता है। अब इसको अगर हम मानक हिंदी में लिखें तो कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे कोई ग्राहक आ गया समझो। यहाँ पर लिखा हुआ था कोई गिराक आ गया समझो, तो गिराक की जगह ग्राहक। कोई ग्राहक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए, उसे चौड़े चौखट वाला चश्मा चाहिए। तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो कैप्टन कहाँ से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, तो उसको मूर्ति वाला चश्मा दे दिया। उधर दूसरा बिठा दिया, उधर दूसरा बिठा दिया नहीं, लगा दिया। तो इस प्रकार से इसे हम शुद्ध हिंदी में, मानक हिंदी में लिख सकते हैं। अब आ जाओ 11वें प्रश्न में। भाई खूब क्या आइडिया है? इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए बताइए कि एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से क्या लाभ होते हैं। साधारण बोलचाल की भाषा में कई भाषाओं का सम्मिश्रण होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि प्रचलित शब्द लोगों को जल्दी समझ में आ जाए। इस प्रकार के शब्दों के प्रयोग से वाक्य अधिक प्रभावशाली हो जाते हैं। साथ ही दूसरी भाषा के कुछ नए शब्दों की जानकारी भी मिल जाती है। तो इससे लाभ क्या होता है कि भाषा का प्रयोग अधिक प्रभावशाली होता है और दूसरी भाषा के नए शब्दों की जानकारी भी हो जाती है। क्योंकि आपने देखा ना, भाई खूब क्या आइडिया है। आइडिया इंग्लिश का शब्द है। भाई खूब, भाई शब्द जो है ये एक प्रकार से देशी शब्द है। भाई यानी भाई से बना है। तो इस तरह के शब्दों का मिला जुला रूप इसलिए लेखक प्रयोग में लाता है ताकि उससे भाषा अधिक प्रभावशाली हो जाए और नए शब्दों की जानकारी भी हो जाए। अब आ जाओ भाषा अध्ययन में। भाषा अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है व्याकरण की दृष्टि से। निम्नलिखित वाक्यों से निपात छांटिए और उनसे नए वाक्य बनाइए। निपात वे शब्द होते हैं। निपात वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द विशेष पर बल देने के काम आते हैं। जो किसी शब्द विशेष पर बल देने के काम आते हैं। मतलब कुछ ऐसे शब्द जो जब किसी दूसरे शब्द के सामने लग जाते हैं तो वो उस शब्द को महत्व प्रदान कर देते हैं, बल दे देते हैं। जैसे अभी देखेंगे हम, नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। यहाँ पे भी निपात है। कौन सा है? भी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी, ये भी जो है वो निपात है। अब यहाँ करती शब्द को बल देने के लिए प्रयोग हुआ है भी का। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती रहती थी, लेकिन नहीं, करती भी रहती थी। अब यहाँ करती शब्द ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया भी लगने से। अब दूसरे वाक्य में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। को ही यहाँ पे निपात है। यहाँ पे जब ही शब्द का प्रयोग हुआ तो कलाकार को इस शब्द पर जोर दिया गया। इसी तरह से तीसरे में, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। तो शब्द यहाँ पे निपात है। चश्मा तो था, तो ही भी तो, ये तीन हम निपात पढ़ चुके हैं। चौथा, हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। भी यहाँ पर भी जो है वो निपात का काम करता है। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे। 2 साल तक यहाँ पे निपात है। तो ही भी तो तक
वैसे निपात शब्द गिने चुने ही होते हैं, लगभग यही होते हैं, इसके अलावा निपात नहीं होते। ही, भी, तो, तक आप याद रख लीजिए, ये निपात शब्द है और इनका प्रयोग होता है किसी शब्द को विशेष महत्व प्रदान करने के लिए। चलो अब आगे चलते हैं, 13वें प्रश्न में आ जाते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को कर्मवाच्य में बदलिए। कर्मवाच्य आप जानते हो, एक होता है कर्तृवाच्य, एक होता है कर्मवाच्य और एक होता है भाववाच्य। ये अब की बार 10वीं के पाठ्यक्रम में है ये चीज, व्याकरण में वाच्य। तो कर्मवाच्य भाववाच्य बहुत कर्मवाच्य भाववाच्य और कर्तृवाच्य, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अंग्रेजी में जैसे आप एक्टिव और पैसिव वॉइस करते हैं, वैसे ही ये हिंदी में कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य है। जैसे पहला वाक्य, वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। यह है कर्तृवाच्य। ये पूरा वाक्य क्या है, कर्तृवाच्य में है, जिसमें कर्ता की प्रधानता है। लेकिन इसे कर्मवाच्य में बदलेंगे तो के द्वारा या से का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो वह के स्थान पे हो जाएगा उसके द्वारा। उसके द्वारा अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से नेताजी की मूर्ति पर फिट कर दिया जाता है। ये दो चीजें आपके वाक्य में बदलेगी। उसके द्वारा अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से नेताजी की मूर्ति पर फिट कर दिया जाता है। इसी तरह से दूसरा वाक्य बदलेंगे, पान वाला नया पान खा रहा था, पान वाले द्वारा नया पान खाया जा रहा था। खाया जा रहा था, पान वाले द्वारा नया पान खाया जा रहा था, ऐसे लिखना पड़ेगा इसको। पान वाले के द्वारा नया पान खाया जा रहा था। तीसरा, पान वाले ने साफ बता दिया, पान वाले के द्वारा साफ बता दिया गया। पान वाले के द्वारा साफ बता दिया गया, साफ बता दिया गया था। तो के द्वारा या से का प्रयोग करना है। जैसे ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाए, ब्रेक मारे, तो ड्राइवर के द्वारा जोर से ब्रेक मारे गए, या ड्राइवर से जोर से ब्रेक मारे गए, ड्राइवर के द्वारा जोर से ब्रेक मारे गए। नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, नेताजी के द्वारा देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया गया। हालदार साहब ने चश्मे वाले की देशभक्ति का सम्मान किया। यहाँ पे लिखेंगे हालदार साहब के द्वारा चश्मे वाले की देशभक्ति का सम्मान किया गया। इस प्रकार से इनको कर्मवाच्य में बदलना है। जैसे आप अंग्रेजी में करते हैं कि राम राइट्स ए लेटर, तो ए लेटर इज रिटन बाय राम, इस प्रकार से। तो वैसे ही कि हिंदी में जैसे कि राम पत्र लिखता है, राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है। ये कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य, ठीक है। भाववाच्य हम पढ़ेंगे आगे। यहाँ पे 14वें प्रश्न में भाववाच्य, नीचे लिखे वाक्यों को भाववाच्य में बदलिए। देखो भाववाच्य में क्या होता है कि क्रिया ना तो कर्ता पर आधारित होती है ना कर्म पर आधारित होती है, क्रिया भाव पर निर्भर करती है। और विस्तार से तो हम इसे अलग से चैप्टर मतलब ग्रामर जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर सामान्य बात आपको बता देता हूँ कि जैसे पहला वाक्य है माँ बैठ नहीं सकती, ये कर्तृवाच्य है। इसमें ध्यान रखना है भाववाच्य में क्रिया हमेशा अकर्मक होती है, तो बैठना क्रिया अकर्मक क्रिया है। तो माँ बैठ नहीं सकती, इसका भाववाच्य बनेगा माँ से बैठा नहीं जाता। और इसमें भी से या के द्वारा लगेगा, हालांकि हर वाक्य में नहीं लगेगा, कुछ एक वाक्य में से या के द्वारा नहीं भी लगेगा। जैसे ये जो ग वाक्य है इसमें नहीं लगेगा, लेकिन बाकी में से लगा के हमें वैसे ही बनाना है जैसे हमने कर्मवाच्य बनाया। अंतर सिर्फ ये है कर्मवाच्य और भाववाच्य में कि कर्मवाच्य में क्रिया सकर्मक होती है, भाववाच्य में क्रिया अकर्मक होती है। जैसे पहला है कि माँ बैठ नहीं सकती, माँ से बैठा नहीं जाता, ऐसे होगा भाववाच्य। दूसरा, मैं देख नहीं सकता यानी मेरे द्वारा देखा नहीं जाता या मेरे से देखा नहीं जाता, ठीक है। तीसरा, ये महत्वपूर्ण है, तीसरे का भाववाच्य थोड़ा अलग प्रकार से बनेगा, चलो अब सोते हैं, इसका बनेगा चलो अब सोया जाए, चलो अब सोया जाए। और चौथा, माँ रो भी नहीं सकती, माँ से रोया भी नहीं जाता।
तो इसमें भी से या के द्वारा लगा के भाववाच्य बनता है, जैसे कर्मवाच्य बने थे ऊपर, जैसे हमने कर्मवाच्य बनाया था। अंतर ये है कि कर्मवाच्य में क्रिया सकर्मक होती है और भाववाच्य में क्रिया अकर्मक होती है। ये सारी क्रियाएं जो है ना, देखो बैठना क्रिया अकर्मक है, देखना क्रिया अकर्मक है, सोना क्रिया अकर्मक है और रोना क्रिया भी अकर्मक है। तो इस तरह से ये अकर्मक क्रियाएं हैं। तो ये हो गए आपके इस पाठ के प्रश्नोत्तर। पाठ्येतर सक्रियता आप स्वयं पढ़िए। इसमें एक ये प्रश्न आपको करना है, बाद में विद्यालय जब खुलेगा तब आपको प्रोजेक्ट की एक नोटबुक में ये प्रश्न करना है, यह वाला। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व और कृतित्व पर एक प्रोजेक्ट बनाइए। ये प्रश्न आपको करना है प्रोजेक्ट नोटबुक में, ठीक है। बाकी आप जो है इन प्रश्नों को एक बार और ध्यान से देख लेना और इनको अपने होमवर्क की गृह कार्य की नोटबुक में कर लेना। धन्यवाद।